स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किताज कॉर्नर स्टार्ट कॉमर्स में, जिसमें हम करते हैं कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी। आज हम करने वाले हैं DSSP PGT कॉमर्स मेल 2018 क्वेश्चन पेपर 18 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस। इससे पहले 1 to 30 क्वेश्चंस हम वीडियो 1 में कर चुके हैं और DSSP PGT कॉमर्स मेल कैंडिडेट के पेपर से पहले हम फीमेल कैंडिडेट का पेपर भी पूरा कर चुके हैं। तो जो चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और हमने एस्टेट के भी सारे क्वेश्चन पेपर किए हैं और अगर आप चैनल पे आ ही गए हैं तो सारे पेपर जो है उनको अच्छे से देखिए, क्योंकि चैनल आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही आपकी हेल्प करने वाला है। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ एक्वायर्ड इंडियन ई रिटेल जेंट फ्लिपकार्ट। इंडियन कंपनी है फ्लिपकार्ट, इसको किस कंपनी ने एक्वायर किया है? यह वेलमार्ट ने किया है। वेलमार्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेलर, हैज़ एग्रीड टू पे $16 बिलियन इन एक्सचेंज फॉर ए मेजोरिटी 77% शेयर ऑफ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के 77% शेयर जो है तो इस कंपनी ने एक्वायर कर लिए हैं $16 बिलियन में। इंडियाज़ टॉप ई कॉमर्स सर्विस है फ्लिपकार्ट, उसको एक्वायर किया है वेलमार्ट ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है ओवर कैपिटलाइजेशन का। इससे पहले अंडर कैपिटलाइजेशन के 2 क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियो में करे हैं। क्वेश्चन है, व्हेन द रियल वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कि कैपिटल जितनी इन्वेस्ट कर रखी है एसेट उससे कम है, सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड एज। ये क्या हो जाता है? ओवर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या था? एसेट की वैल्यू जो है ज़्यादा थी, यानी कि जितनी कैपिटल चाहिए थी उससे कम कैपिटल में कंपनी अपना व्यापार कर रही थी। और यहाँ पे क्या है, जितनी कैपिटल चाहिए उससे ज़्यादा जो कैपिटल, यानी कि कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्टेड है फर्म के अंदर, कम एसेट में भी काम चलाया जा सकता था, तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो लिखे हुए हैं ना, ये स्टार्ट 2019 में क्वेश्चन नंबर 120 के ऑप्शंस में आया था, अंडर कैपिटलाइजेशन ओवर कैपिटलाइजेशन, तो वहाँ पे सारा समझा रखा। अगर आप चाहते हैं देखना तो पीछे वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी सारे नोट्स डाले गए हैं एस्टेट वाले क्वेश्चन पेपर के, तो वहाँ से भी आप ये मीनिंग क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स मे नॉट बी कैटेगराइज्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न। देखिए ये एरर्स भी हमने अपने फीमेल वाले क्वेश्चन पेपर में की हैं सारी। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के लिख दिया, कैपिटल इनकम को रिवेन्यू इनकम मान के लिख दिया, रिवेन्यू को कैपिटल को रिवेन्यू मान के जब काम किया जाए तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आ जाएगा। वो गलतियाँ एरर ऑफ प्रिंसिपल में आ जाती हैं, यानी कि सिद्धांत की गलतियाँ होती हैं, सिद्धांत ही गलत लगा दिया है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा नहीं एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए फर्स्ट क्या, ट्रीटिंग एंड इनकम एज लायबिलिटी, इनकम को लायबिलिटी की तरह मान लिया। इनकम का बैलेंस भी क्या होता है? क्रेडिट, और लायबिलिटी का बैलेंस भी होता है क्रेडिट। तो टोटल पे इफेक्ट तो पड़ता नहीं है ट्रायल बैलेंस के, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाती है ये। यहाँ पे भी ट्रीटिंग ए लायबिलिटी एज इनकम, लायबिलिटी को इनकम मान लिया, एसेट को एक्सपेंसेस मान लिया, एसेट का बैलेंस भी डेबिट और एक्सपेंसेस का बैलेंस भी डेबिट। तो ये जो तीनों गलतियाँ हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल की गलतियाँ। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ओमिटिंग द एंटायर अमाउंट टू रिकॉर्ड आफ्टर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो कर दिया लेकिन सारी की सारी अमाउंट को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो एरर ऑफ ओमिशन की हो जाएगी ये वाली गलती, एरर ऑफ प्रिंसिपल की नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मैपिंग द करंट डिमांड फॉर मैन पावर, क्योंकि मैन पावर जो है यानी कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या फिर लेबर्स हैं उनकी करंट डिमांड क्या है ये देखना, एंड मेकिंग श्योर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट काइंड ऑफ मैन पावर एट द राइट टाइम। और उनकी अवेलेबिलिटी के लिए भी श्योर होना कि राइट काइंड ऑफ मैन पावर, यानी कि सही समय पर सही व्यक्ति को लगाया जाए। एंड ब्रिजिंग द गैप ऑफ करंट एंड फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट इज टिपिकली द फंक्शन ऑफ, ये सारा किस में आ जाता है? प्लानिंग में आ जाता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये सारा काम आ जाएगा।
देखिए इससे ऊपर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ऑप्शन दे रखा है उसके 3 फेजेस होते हैं। अब ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा फेज़ नहीं है, 3 फेज़ दे के पूछ लेंगे कौन सा नहीं है। सबसे पहला होता है एक्विजिशन, यानी कि उन्हें अपॉइंट करना, फिर डेवलपमेंट करना, फिर उनको टर्मिनेशन। 3 ये जो है फेज़ होती हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड टर्मिनेशन की। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड थ्रू। सीक्रेट रिजर्व जो है कहाँ से बन सकता है? देखिए सीक्रेट रिजर्व कहाँ से बनता है, पहले इसी का ही आंसर देखते हैं। सीक्रेट रिजर्व आर क्रिएटेड बाय एक्सेसिव डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट। एसेट के ऊपर ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगा के एसेट की वैल्यू को कम दिखा देंगे, ठीक है। एक्सेसिव ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, या फिर अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा के दिखा देना, यानी कि जो करंट सिचुएशन है, जो करंट में लाइबिलिटी है उससे ज़्यादा दिखाना या एसेट को कम करके दिखाना। यहाँ से जो पैसा बचेगा उसको फिर रिजर्व में डाल के सीक्रेट रिजर्व जो कंपनी बनाती है। शोइंग ए कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ एन एक्चुअल लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? भी हो सकता है पेमेंट करनी पड़ जाए, हो सकता है ना भी करनी पड़े। इस तरह की लाइबिलिटी को अगर एक्चुअल लाइबिलिटी की तरह दिखा दिया जाए या फिर एक्स्ट्रा में कुछ भी प्रोविज़न बना के दिखा दिया जाए तो वहाँ से सीक्रेट रिजर्व का क्रिएशन किया जाता है। ऑप्शन में दे रखे हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। देखिए दोनों चीज़ों का एक साथ एक साइड में वैल्यूएशन नहीं हो सकता, एसेट और लाइबिलिटी दोनों को ही अंडर वैल्यूएशन। ए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। सी ऑप्शन है ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन में कह रहा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ करंट, ये दोनों भी एक साथ ही लिख दिए। यहाँ पे अगर अंडर की जगह ओवर आ जाता तो ये हमारा आंसर ठीक हो जाता। अंडर नहीं, करंट एसेट दे रखा है, हमें टोटल एसेट की बात करनी होती है। तो डी ऑप्शन जो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, चारों ही ऑप्शन गलत है। यहाँ ओवर की जगह अंडर कर दिया जाए और अंडर की जगह ओवर कर दिया जाए तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर डैश अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में से फीमेल वाले पेपर में भी 2 क्वेश्चन आए थे वहाँ पे। अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स पर्सनल अफेयर्स। एक व्यवसाय को उसके स्वामी से बिल्कुल ही अलग समझा जाता है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन की जाती हैं वो फर्म के नाम से की जाती है, ना कि उसके ओनर के नाम से। तो ये कौन सी कॉन्सेप्ट में आ जाता है? यह आ जाता है बिजनेस एंटिटी की कॉन्सेप्ट में, व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स जहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं तो उस सिचुएशन में इनमें से कौन सा ओड हो जाएगा? देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा, ब्रेक इवन एनालिसिस, समविच्छेद बिंदु और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये तीनों एक होते हैं। ये हमारा ओड 1 में आ जाएगा वेरिएंस एनालिसिस फॉर मटेरियल के एनालिसिस के लिए जो यूज़ किया जाता है वो अलग से होगा, ठीक है। इन सब में प्रॉफिट, सेल, कॉस्ट इस तरह से यूज़ होंगे, लेकिन इसमें नहीं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एक वैधानिक संकाय है भारत में, वैधानिक निकाय है, सॉरी, यह आ जाएगा IRDA। ये देखिए इंश्योरेंस के लिए पूछा गया है। RBI, सेबी और AMFI, ये तीनों ही, ये म्यूचुअल फंड के लिए होता है। ये हमारी सेबी क्या करता है? सेबी हमारी मार्केट के ऊपर कंट्रोल करता है और RBI से भी बैंक्स के ऊपर। तो इंश्योरेंस बिजनेस के लिए क्या बचा? IRDA। पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए IRDA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फुल फॉर्म ही पेपर में कई बार आती हैं और पूछी जा सकती है आगे। IRDA की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फाउंडेड कब हुआ था? 1999 में। सेक्टर क्या आ जाएगा? इंश्योरेंस, जो कि क्वेश्चन भी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। कैसा टाइप है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, वैधानिक निकाय है ये हमारा। और चेयरपर्सन कौन है यहाँ पे? सुभाष चंद्र कुंतिया। AMFI की बहुत सारी फुल फॉर्म निकल के आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो फुल फॉर्म काम आएगी वो ये वाली आएगी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, यानी कि म्यूचुअल फंड के लिए जो हमारा यूज़ होगा वो है AMFI। सेबी क्या है? सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एस्टेट 2016 में भी क्वेश्चन नंबर 103 आया था, वहाँ पर भी फुली एक्सप्लेन में हमने सेबी किया था। एक बार फिर से करते हैं। देखिए सेबी के बारे में क्वेश्चन आया था कि सेबी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर। कौन से साल इसको वैधानिक, यानी कि वैधानिक संगठन के रूप में दर्जा मिला था? ये था 1992 में।
अदर ऑप्शन में था 1993, 1994, 1995। अब देखिए बनी कब थी, ये बनी कब थी, ये क्वेश्चन भी कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है कि जो फॉर्म्ड आ जाए कि बनी कब थी, तो वहाँ पे जो आंसर टिक होगा वो होगा 1988। ऑप्शन में कई बार 1998 चार ऑप्शन में दे देंगे, आगे वाली जो ये तारीख है वो अलग कर देंगे। तो मैं जहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं हमें फुल डिटेल अपनी डेट की तो वो फुल ही याद रखनी चाहिए। 12 अप्रैल 1988, ठीक है। एक्वायर्ड किया गया था इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस के रूप में, यानी कि वैधानिक निकाय के रूप में इसको दर्जा मिला था 30 जनवरी 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। और चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी सर हैं। फुल नेम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये नेक्स्ट ऑप्शन है आरबीआई। अब जिसके बारे में फुल टू डिटेल में बता रही हूँ वो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जो जो क्वेश्चंस में पूछा, जो पेपर में पूछा गया ना उसी के ही नोट्स जो है वो तैयार किए गए हैं। आरबीआई देखते हैं क्या है आरबीआई के बारे में। देखिए 2016 में क्वेश्चन क्या आया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग ऑन, इसने अपना काम कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 में। या अदर ऑप्शंस में जैसे देखिए इस तरह से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, 34 पीछे का सेम कर देंगे। आरबीआई की स्थापना कैसे हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई कौन से अधिनियम के अनुसार इसकी स्थापना हुई, ठीक है, तो वो वह क्या लगेगा? रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 कि जिस साल इसकी फॉर्मेशन हुई है उससे एक साल पहले 1934 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। और रिजर्व बैंक का सेंट्रल ऑफिस कहाँ है? कलकत्ता में स्थापित किया गया था, बाद में मुंबई में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। कब? 1937 में। और सेंट्रल ऑफिस वो ऑफिस है जहाँ गवर्नर बैठते हैं, जहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जाती है। स्टार्टिंग में आरबीआई क्या था? एक प्राइवेट ओनरशिप वाला बैंक था। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया। बहुत बार ये एक वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1949 में। स्थापना कब हुई? कब इसने काम शुरू किया था? 1 अप्रैल 1935 में। लेकिन राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। और वर्तमान में इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, यानी कि फुल ओनरशिप किसके इसके ऊपर? इंडियन गवर्नमेंट की। देखिए हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में। ओनरशिप किसकी है? 100% स्टेट ओनरशिप है। गवर्नर 25th गवर्नर कौन थे हमारे? कौन है? शक्तिकांत दास जी। सेंट्रल बैंक है इंडिया में। करेंसी इंडियन रुपी। बैंक रेट है 4%। और 24th गवर्नर थे उर्जित पटेल, ठीक है। अगर ये पूछे कि पहले वाले कौन थे गवर्नर? उर्जित पटेल। और अब वाले शक्तिकांत दास हैं। कौन से हैं वो? 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। देखिए स्टार्ट 2019 में भी ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 2 देखते हैं एक बार। देखिए 2019 में क्वेश्चन आया कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का कौन सा काम नहीं है? तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे क्रेडिट का क्रिएशन करना ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। बाकी जो फंक्शंस हैं वो नोट्स में करवाए भी गए हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे भी सारे नोट्स देख सकते हैं। 2019 का क्वेश्चन पेपर है, 122 क्वेश्चन है, ठीक है। इशूइंग करेंसी, बैंकर्स बैंक, क्रेडिट कंट्रोल, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सुपरविजन टू द बैंक, लीडर्स, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। और अगर वीडियो में सारे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं। एस्टा 2019 की कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कस्टडाइन ऑफ द नेशनल रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और अदर फंक्शन में हमारे एग्रीकल्चर क्रेडिट, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस, मनी एंड बिल मार्केट, रिटर्न ऑफ टोर्न नोट्स, फटे पुराने नोट वापस लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज दैट ए कंपनी ओनली पेज डिविडेंड्स। एक कंपनी जो है डिविडेंड पे कर रही है। व्हेन इट कैन नॉट प्रॉफिटेबिलिटी री इन्वेस्ट इट्स अर्निंग, जब वो लाभकारी तरीके से अपनी अर्निंग यानी कि जो उसकी कमाई है उसको री इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, नहीं कर सकती है। व्हाट कैन सच ए डिविडेंड डिसीजन बी कैटेगराइज्ड एज। तो कौन सा डिविडेंड डिसीजन है जिसमें इसको कैटेगराइज किया जा सकता है? ये आ जाएगा रेसिडुअल पैसिव डिविडेंड डिसीजन, अवशिष्ट निष्क्रिय लाभांश निर्णय। देखिए ये होता क्या है। In this decision, company has paid for its capital expenditure and working capital cost. ठीक है, ये दोनों खर्चे जो है पहले कंपनी पेड कर रही है बिफोर पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को पे करने के लिए बिल्कुल लास्ट की अमाउंट छोड़ रही है, पहले अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी है और वर्किंग कैपिटल कॉस्ट जितनी भी है वो सारी पेड करी है। तो दिस मीन्स दैट द डॉलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड टू इन्वेस्टर्स ईच ईयर विल वेरी। वेरी मतलब
कि अलग अलग होती है। इन्वेस्टर को पे करने वाली अमाउंट जो हर साल अलग अलग होती है। अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि बचा हुआ ही शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दिया जाता है, तो इसलिए वो अमाउंट भी अलग अलग हो जाती है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ लीडरशिप कॉल्ड वेयर बाय द लीडर एज्यूम्स ऑल द पावर एंड लव्स टू डिक्टेट द फॉलोअर्स एज ऑल द डिसीजंस आर सेंट्रलाइज्ड। यानी कि यहाँ पे क्या है, देखिए हिंदी भी लिखी है मैंने, लव्स टू डिक्टेट द फॉलोअर्स का मतलब कि अपने जो अनुयायी हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके ऊपर हुक्म चलाना पसंद करता है। ऐसी कौन सा स्टाइल है लीडरशिप का जिसमें जो लीडर है वो हुक्म चलाना पसंद करता है, सारे डिसीजन सेंट्रलाइज्ड यानी कि अपने ही हाथ में रखता है, वो हो जाता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मीन्स autocratic leadership is a management style wherein one person controls all the decisions and takes very little input from other group members। बहुत थोड़ा ही काम जो है वो अपने ग्रुप मेंबर को देता है, बाकी सारे डिसीजन जो है वो अपने हाथ में ही रखता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म एस्प्रिट डी कोर्प्स वन ऑफ हेनरी फ्योल्स 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मीन्स। ये हमने पहले भी अपनी वीडियो में किया है, एक बार फिर से करते हैं। एस्प्रिट डी कोर्प्स, देखिए हिंदी मीनिंग भी मैंने लिखा है, सहयोग की भावना। तो इन चारों में से सहयोग की भावना किससे आपको दिख रही है? प्रॉपर लीडरशिप से, एडिक्वेट नॉलेज से, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या टीम स्पिरिट। यानी टीम स्पिरिट, पूरी टीम में टीम का सहयोग यानी कि सहयोग की भावना। एस्प्रिट डी कोर्प्स का मतलब ये हो जाएगा। वैसे देखते हैं क्या होता है ये। देखिए ये हमारा हेनरी फ्योल सर का 14th प्रिंसिपल है, सहयोग की भावना। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना के विकास का प्रयास करते रहना चाहिए। टीम भावना जो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है, टीम स्पिरिट। ऐसा करने के लिए प्रबंधक को अधीनस्थों से वार्तालाप के दौरान यानी कि जब भी वो कन्वर्सेशन करता है सब अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो उसे मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रबंधक यानी कि जो मैनेजर है उसे अपने सबऑर्डिनेट के साथ हमेशा ये कहना चाहिए कि हम यह काम करेंगे, ना कि मैं यह काम करूँगा। तो इस व्यवहार से अधीनस्थों में टीम भावना का संचार होता है। ठीक है, टीम भावना ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं कि टीम भावना से काम करने की प्रेरणा मिलती है, उद्देश्य प्राप्ति में आसानी होती है और मधुर संबंध बनते हैं, यानी कि अच्छे रिलेशन जो है वो बनते हैं उन दोनों के बीच में। और अवहेलनात्मक प्रभाव यानी कि नकारात्मक प्रभाव इससे क्या था, टीम भावना का अवहेलनात्मक या अवहेलना करनी चाहिए। टीम भावना का हनन, उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई, संबंधों में कड़वाहट। क्या पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बातें तो चलती ही हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एस्प्रिट डी कोर्प्स जो है वो इससे क्या निकल के आता है, टीम भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एस्टेट में तो रिपीट होता ही रहता है, डीएसएस में भी आया भी है। हु डेवलप्ड द मैनेजमेंट ग्रिड एज ए टूल ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस जो इवेल्युएशन होता है एम्प्लॉयज़ का, उसके लिए मैनेजमेंट ग्रिड जो है वो किसने विकसित की थी? रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन मॉर्टन ने करी थी। अब ये होती क्या है मैनेजमेंट ग्रिड? इसके क्वेश्चंस आए हैं 2018 2017 में भी। पहले एक बार देख लेते हैं क्या, फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। देखिए ये होती है हमारी मैनेजमेंट ग्रिड, ब्लैक एंड मॉर्टन ने दी थी 1964 में। इसमें क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को एक्स एक्सिस पे लिखा गया है और वाई एक्सिस पे लिया हमने कंसर्न फॉर पीपल को। ठीक है, जब भी कोई प्रोडक्शन काम किया जाता है तो कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन दोनों ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ कभी कभी कंसर्न प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा और पीपल के लिए कम होती है, और कभी पीपल के लिए कम और प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के स्टाइल बनते हैं। तो देखिए अगर दोनों ही कम है कंसर्न, प्रोडक्शन के लिए भी 1 और पीपल के लिए भी 1, तो ये हमारा आ जाएगा 1.1 यानी कि इन पब्लिश्ड स्टाइल आ जाएगा, जो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है 9.1 का। कि क्वेश्चन में पेपर में तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना, जैसे कि प्रोडक्शन के लिए अगर कंसर्न ज़्यादा हो और पीपल के लिए कम हो तो कौन सा स्टाइल वहाँ पे बनेगा, ये हमारा ये बन जाएगा 9.1 का होगा, अथॉरिटी ओबीडेंस और प्रोड्यूस ऑफ पैरिश स्टाइल। पीपल के लिए ज़्यादा, प्रोडक्शन के लिए कम हो तो कंट्री क्लब स्टाइल, और दोनों के लिए ही ज़्यादा हो, कंसर्न फॉर पीपल भी और प्रोडक्शन भी हो तो टीम स्टाइल बनेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया 2018 का क्वेश्चन है ये, इन द मैनेजरियल ग्रिड डेवलप्ड बाय ब्लैक एंड मॉर्टन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, जो डीएसएसबी में क्वेश्चन का आंसर था कि मैनेजमेंट ग्रिड जो है वो दी किसने है,
ये 2018 एस्टेट में क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये ब्लैक एंड मोर्टन ने जो डेवलप करी थी ए मैनेजर हु हैज़ हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन के लिए तो उसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ज़्यादा चिंता है, बट लिटल कंसर्न फॉर पीपल इज़ नोन एज, लेकिन लोगों की कम, तो वो कौन सा हो जाएगा? और देखिए प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा हो और पीपल के लिए कम, तो ये हो जाएगा 9.1 का। तो आंसर था वहाँ पे 9.1 मैनेजमेंट। 2019 में भी क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। इन द मैनेजमेंट ग्रिड डेवलप्ड बाय ब्लैक एंड मोर्टन, ए मैनेजर हु हैज़ हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन बट लिटिल कंसर्न फॉर पीपल इज नोन एज 9.1 मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टिंग टेक्निक इज सीटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट्स। बिस्किट बनाने हैं उसके लिए कौन सी कोस्टिंग टेक्निक यूज़ करेंगे? ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन, समान विवरण देना है सारे ही बिस्किट्स के ऊपर, फॉर ए बिस्किट कंपनी थ्रू आउट द ईयर, एक साल के दौरान। अब देखिए टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे लिमिट कर दिया है, तो यहाँ जाएगा बैच कोस्टिंग। बैच कोस्टिंग होती क्या? इन बैच कोस्टिंग कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड असरटेन्ड फॉर ईच बैच सेपरेटली, हर बैच के लिए अलग अलग डिसाइड की जाती है यहाँ पे कॉस्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं इसके? बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एमर्जिंग चैलेंज फॉर एन HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के सामने इन द कंटेम्प्रेरी कंटेस्ट में कौन सी जो है वो चैलेंज नहीं होता है? चैलेंज नहीं होता है, ये हमें चाटना है। पेरोल मैनेजमेंट जो है वो उसका चैलेंज नहीं होता है, बाकी तीनों ही चैलेंज हैं जो उसे फेस करने पड़ते हैं HR मैनेजर को। ग्लोबलाइजेशन का भी, मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कल्चरल इशू ऑफ एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी इशू हैं वो तो उसे करने ही हैंडल। मैचिंग वेरियस एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस विद ए करियर पाथ, तो पेरोल मैनेजमेंट जो है वो उसके अंदर नहीं आता है, HR मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है फिर से हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल। हेनरी फ्यूल के भी यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आए हैं। विच ऑफ हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपिक्ट द पैराज वन हैड वन प्लान, एक आदेश और एक योजना, ये कौन से प्रिंसिपल में आता है? हेनरी फ्यूल की आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखते हैं एक बार क्या प्रिंसिपल है। देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हैड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है तो वहाँ पे एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। ये आ जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, निर्देश की एकता में, यानी कि समान उद्देश्य वाले विभिन्न क्रियाओं के समूह के लिए एक कार्य योजना होनी चाहिए और नियंत्रित करने वाला भी एक ही प्रबंधक होना चाहिए, कंट्रोल करने वाला एक ही मैनेजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल कंपनी स्कूटर और कार, दो प्रोडक्ट का अगर वो निर्माण कर रही है तो उसके 2 डिवीज़न होंगे, एक स्कूटर डिवीज़न और एक कार डिवीज़न। दोनों ही प्रोडक्ट का बाजार और दोनों की ही प्रॉब्लम्स जो अलग अलग होगी, इसलिए उनके ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग होंगे। दोनों विभागों को अपनी अपनी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करने होंगे। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आ जाता है। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं एक बार। यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर और इक्विटी, क्योंकि आगे पेपर में इनमें से भी कुछ आ सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड देखते हैं पहले। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है कि प्रत्येक कर्मचारी को, यानी कि हर एम्प्लॉय को एक टाइम पे एक ही अपने अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वो कर्मचारी सिर्फ उसी के लिए ही लायबल भी होना चाहिए। ठीक है, यदि एक व्यक्ति को आदेश देने वाले कई सारे अधिकारी होंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि किसके आदेश को प्राथमिकता देने की, किसका काम पहले करे और किसका बाद में। इस प्रकार वो अपने आप को एक भ्रमित स्थिति में पाता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलती है कि आदेश देने वाला एक ही होना चाहिए। देखिए ऑर्डर क्या बोलता है। ऑर्डर सबसे पहले तो ये बताता है कि भाई हमारे पास 2 तरह के रिसोर्स होते हैं काम करने के लिए, एक तो फिजिकल रिसोर्स और एक ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स के लिए मटेरियल ऑर्डर की व्यवस्था होनी चाहिए और ह्यूमन रिसोर्स के लिए सोशल ऑर्डर की। यानी कि जो फिजिकल रिसोर्स हैं उसके लिए हर वस्तु के लिए कुछ स्थान होना चाहिए और हर वस्तु अपने उच्च स्थान पर होनी चाहिए। ए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। और इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी ए प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस। हर व्यक्ति के लिए एक स्थान होना चाहिए और हर व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पर ही होना चाहिए। ये हमारे ऑर्डर के प्रिंसिपल में आ जाएगा। अब लास्ट प्रिंसिपल है हमारा इक्विटी। इक्विटी क्या कहता है कि भाई प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय न्याय और उदारता, यानी कि जस्टिस एंड काइंडलीनेस का प्रदर्शन करना चाहिए। जस्टिस करना चाहिए, हर एक के साथ इक्वल उसे व्यवहार करना चाहिए जिससे उनमें अपने कार्य के प्रति समर्पण और अपनेपन की भावना का संचार हो। तो इक्विटी की कंसेप्ट ये हो जाएगी।
ठीक है, ये क्वेश्चन था वन हेड वन प्लान किस में आ जाएगा, यूनिट ऑफ डायरेक्शन में। कमांड में आ जाता है कि हर एक अधीनस्थ को एक अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, एक सबऑर्डिनेट को अपने एक ही ऑफिसर से जो है कमांड मिलनी चाहिए, ऑर्डर में हर चीज़ ऑर्डर वाइज होनी चाहिए। और ये हमारे फिजिकल रिसोर्स भी और ह्यूमन रिसोर्स भी। और इक्विटी में प्रबंधक को अपने अधीनस्थों के साथ हर एक के साथ इक्विटी का व्यवहार करना चाहिए, हर एक को सम्मान रखना चाहिए। जो अगला टॉपिक है सेज, इससे भी दो या तीन क्वेश्चन निकल के आए हैं इस पूरे पेपर में। द टर्म सेज स्टैंड फॉर, सेज का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये होता क्या है, हिंदी में से बोलते हैं विशेष आर्थिक अक्षेत्र। इट इज़ एन एरिया इन ए कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशंस, यानी कि इसके ऊपर अलग से अपने इकोनॉमिक रूल लगते हैं देन अदर रीजन्स विद इन द सेम कंट्री। एक ही कंट्री में है लेकिन जो रीजन्स हैं वो अलग अलग हैं और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग हैं। तो सेज प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेज जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पॉपुलेशन। ये सेज के बारे में कुछ बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए प्राइमरी पार्ट ऑफ द जनरल फंक्शन एरियाज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्राथमिक कार्य नहीं है, उसके मुख्य कार्य में जो प्राथमिक कार्य नहीं है वो क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, कि टेकिंग केयर ऑफ क्वालिटी वाइल प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेक करना ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काम कौन से हैं, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल, डिटरमाइनिंग द स्टाफिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट नीड्स एंड एंटीसिपेटिंग एंड कोपिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो काम है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कर चुके हैं फीमेल वाले पेपर में भी, ठीक है, और इसमें भी हमने किया था फर्स्ट वीडियो में ही, जहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन आया था, प्रोफेसर एल्टन मेयो कैन राइटली बी कैटेगराइज्ड एज ए। एल्टन मेयो ने जो उन्होंने ये हार्थन प्रयोग किए थे, हार्थन स्टडीज़ की थी अपने साथियों के साथ मिलके 1920 एंड 1920 से 1930 के बीच में, तो उन्होंने किए थे बिहेवियरल स्टडी की थी, तो इसी के बेस पे इनको क्या कहा जाता है, बिहेवियरल साइंटिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर एनालिसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के टूल्स कौन से ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। इसके अलावा कैश फ्लो एनालिसिस आ जाएगा हमारा, कॉमन साइज, और ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव जो भी स्टेटमेंट है वो सारे आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ये एनालिसिस करना नहीं होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट है, मिस्टर अंबानी वांट्स ए फुली कस्टमाइज्ड प्राइवेट जेट। मिस्टर अंबानी को चाहिए एक प्राइवेट जेट विच मस्ट हैव ए बिग डाइनिंग लॉन्ग इन इट अनलाइक अदर एयरक्राफ्ट। ही ऑफर द कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फिर किसको दिया, लफ्ट ड्रीमलाइनर्स लिमिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब कह रहा है कि विच कोस्टिंग प्रिंसिपल शैल द कंपनी यूज टू मैन्युफैक्चर द सेड एयरक्राफ्ट फॉर मिस्टर अंबानी। अब कंपनी कौन से कोस्टिंग प्रिंसिपल को अपनाएगी मिस्टर अंबानी का ये जेट तैयार करने के लिए, यह जगह जॉब कोस्टिंग। ठीक है, जॉब कोस्टिंग क्या होती है, जॉब कोस्टिंग, देखिए जॉब कोस्टिंग अप्लाई वेयर, कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में वेयर द प्रोडक्शन इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। अब ये भी तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है ना, अंबानी ने कहा कि जेट तैयार करना है तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है। ईच जॉब इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन एंड नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस। केयरफुल प्लानिंग एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज एसेंशियल। ये जहाँ जहाँ पे बातें होंगी वहीं पे जॉब कोस्टिंग जो है अप्लाई किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, जॉब कोस्टिंग। इन ए डैश स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। इन ए डैश स्टेटमेंट ईच अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सेल। हर अकाउंट जो है वो सेल की परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। देखिए कॉमन साइज में ऐसा ही होता है, कॉमन साइज में सेल को 100 मान के बाकी सारे को उसके परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, कॉमन साइज की अगर बैलेंस शीट की बात करें तो उसमें टोटल एसेट को 100 माना जाता है और हर एसेट को उसके परसेंटेज के रूप में दिखाते हैं। लायबिलिटी को 100 माना जाता है, हर लायबिलिटी को उसके परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो उसमें सेल को 100 माना जाता है और बाकी सारी चीज़ों को उसके परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। तो ये आ जाएगा कॉमन साइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। ए ब्रिंग्स ₹2 लाख,
वाइल बी ब्रिंग्स इन रुपीज़ 1 लाख। कैपिटल फॉर द फर्म, ए लेकर आया 2 लाख रुपये, बी लेकर आया 1 लाख रुपये अपनी पूंजी के रूप में। ए इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, ए जो है वो एक्टिव है अपने बिजनेस के अंदर, वाइल बी इज़ नॉट एट ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू इट, बी नहीं काम कर रहा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 30,000 फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा है 30,000 का प्रॉफिट। हाउ विल द प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी, ए और बी के बीच में कैसे बांटेंगे इस प्रॉफिट को, रिस्पेक्टिवली इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड। अब देखिए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि प्रॉफिट इक्वल इक्वल बटेगा, अगर कोई डीड ही नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल इक्वल बटेगा उनके बीच में। 30,000 का प्रॉफिट है तो 15,000 जो है उन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एलपीजी इन ए बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैंड्स फॉर, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। ऐसे तो एलपीजी की क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में पूछ रखी है तो ये क्या हो जाएगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पार्टनरशिप से है, व्हाट इज़ द पर्सन हु विदाउट बीइंग ए रियल पार्टनर, इनकी एक ऐसा बंदा जो रियल पार्टनर तो है ही नहीं, सो बिहेव्स एज टू लीड अदर्स, लेकिन दूसरों को वो दिखा रहा है, टू बिलीव हिम, ये विश्वास करवा रहा है कि टू बी ए पार्टनर का कॉल्ड, कि वो भी एक पार्टनर ही है। ये क्या हो जाएगा, पार्टनर बाय एस्टोपल, यानी कि प्रदर्शन द्वारा साझेदार, सिर्फ दिखावे के लिए वो एक पार्टनर बन रहा है, ऐसे एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, पार्टनर बाय एस्टोपल। DSSB एग्जाम्स के लिए अपनी हार्थन स्टडीज़, एल्टन मेयो से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, 3rd क्वेश्चन इसी पेपर में आ चुका है ये, और फीमेल वाले पेपर में भी 4 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंडक्टेड इन द 1920s बाय वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी लोकेटेड एट शिकागो इज पॉपुलरली नोन एज हार्थन स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुटिंग ए राइट मैन इन द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी इज कॉल्ड एज, सही व्यक्ति सही काम पे रखा गया है उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी योग्यता के अकॉर्डिंग, इसे क्या कहेंगे, स्टाफिंग कहा जाता है इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपिक्ट द पैराज ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ये अभी हमने किया है, ये है ऑर्डर, ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन अभी हमने किए थे, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी। Which of the following strategy allows a firm to excel over competitors by offering product or service at the least cost, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर से कम रेट पे प्रोडक्ट और सर्विस कंपनी प्रोवाइड करवा रही है अपने कस्टमर्स को, ये हो जाएगा कॉस्ट लीडरशिप। ये भी आगे क्वेश्चन आया था तो हमने कॉस्ट लीडरशिप के बारे में पढ़ा था पूरा। कॉस्ट लीडरशिप यानी कि अपनी जो है कम कीमत पे अगर अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है तो कॉस्ट लीडरशिप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि राजन एंड साजन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017 विद कैपिटल ऑफ ₹30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 30,000 और 20,000 की पूंजी के साथ राजन और साजन ने अपना काम शुरू किया है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड साजन इज एंटाइल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ, साजन को 500 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी, वाइल इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल इज एट ए रेट ऑफ ₹6% फॉर बोथ द पार्टनर्स, और दोनों ही पार्टनर को 6% का इंटरेस्ट मिलेगा उनके कैपिटल के ऊपर। रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:3। आफ्टर 31 दिसंबर 2017 द फर्म अर्नड ए ग्रोस प्रॉफिट ऑफ ₹25,000, क्या कंपनी का प्रॉफिट हो गया 25,000 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर राजन एंड साजन विड्रा ₹8,000 एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली, अब उन दोनों ने ड्राइंग भी कर लिया, 8,000 की राजन ने और 10,000 की साजन ने। कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ राजन एंड साजन रिस्पेक्टिवली एज्यूमिंग प्रॉफिट्स वर क्रेडिटेड इन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट, ये मानते हुए कि जो प्रॉफिट है उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, और ये हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, सबसे पहले उनका जो बंटवारा है प्रॉफिट का वो कर लेते हैं। बाय प्रॉफिट 25,000 का प्रॉफिट उनको हुआ था, ये पार्टनर्स के बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले सैलरी देंगे साजन को, जो इन्होंने बोला कि 500 पर मंथ जो है सैलरी दी जाएगी साजन को, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12 6,000 की साजन को सैलरी दे दी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन दोनों की कैपिटल के ऊपर 6% है, 30,000 और 20,000 के ऊपर ये 1,800 1,200 3,000 की इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया दोनों की कैपिटल के ऊपर। अब जो प्रॉफिट बचा 25,000 में से 6 और 3 9,000 गए, ये 16,000 का जो प्रॉफिट बचा उसको कौन से रेशो में बांट देंगे, 5:3 में, 10,000 6,000। अब चलते हैं अपनी
जो रियल कैलकुलेशन है उसकी तरफ क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी है। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल थी दोनों की 30,000 20,000। उसके बाद सैलरी मिली है साजन को सबसे पहले 6,000 की, तो साजन के कैपिटल में प्लस कर देंगे, बैलेंस आ गया 30 और 26। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे, दोनों को ही मिला है ये 1,800 रुपये और 1,200 रुपये। हमारा बैलेंस आ चुका है 31,800 और 27,200। प्रॉफिट को प्लस करेंगे, 10,000 राजन का है और 6,000 साजन का है। उसके बाद ड्राइंग करी है दोनों ने, पहले ने 8,000 दूसरे ने 10,000। तो भी हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आया वो आया 33,800 और 23,200। तो ऑप्शन फर्स्ट के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के साथ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय बाय।